हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। हम लोग शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर के जितने डिटेल थे जो क्वेश्चन बीटी में पूछ सकते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वाले में दे रखा है। इसका काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है इस सारी चीज़ों को, जैसे त्रुटि क्या होती है, मापन किसे कहते हैं, या मात्रक क्या होता है, विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ का सही तात्पर्य क्या है। देखो, विमाएँ बताने वाले बहुत हैं पर विमाएँ का सही तात्पर्य बताने वाले बहुत कम है, आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात ये कि भौतिक राशि, जब हम लोग भौतिकी पढ़ते हैं तो भौतिकी किस तरह से पढ़ते हैं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कितना अच्छा जानेंगे भौतिकी के बारे में। भौतिकी बहुत सरल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा लगने को बहुत लगता है कि हाँ फिजिक्स डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट है नहीं। डिफिकल्ट तब तक है जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल ना करके आप सिंपल ऐसा फिलॉसफी की तरह से इसको पढ़ते हैं। तो भाई देखो, अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करो, अपने आसपास जितने चीजें हैं उनको उनसे रिलेट करके चीजों को देखोगे तो वो तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके पहले जो भी पढ़े थे हम लोग इस चैप्टर में फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बल और गति। ठीक है ना। इस अध्याय का, इस चैप्टर का नाम ही है बल और गति, यानी कि फोर्स एंड मोशन। और फोर्स एंड मोशन जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां, तो आपको याद होगा मैंने इसके पहले बता रखा है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। जिन भौतिक गुणों को हम माप सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। जिन भौतिक गुणों को हम माप सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैंने पिछली बार भी ये बात बताया था कि लंबा होना, लंबाई को मापा जा सकता है, ये एक भौतिक गुण भी है और भौतिक राशि भी है। लेकिन अगर यहीं पे हम बोलेंगे कि सुंदर होना एक भौतिक गुण है लेकिन भौतिक राशि नहीं है, क्यों? क्योंकि सुंदरता को हम लोग मापते नहीं है या मापने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर होता तो मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड जो है वो ऐसे सिंपली कैलकुलेशन होता और मेरिट के आधार पे आपका घोषित किया जाता कि हाँ भैया यही है मिस वर्ल्ड, ये है मिस्टर इंडिया, ठीक है ना, या मिस इंडिया। तो ये कैसे डिसाइड होता? तो अगर कैलकुलेशन होता तो, मापन होता तो, लेकिन ऐसा सुंदरता मापने का कोई यंत्र नहीं होता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सुंदरता को माप सके। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सुंदरता की बात करेंगे तो यह एक भौतिक राशि नहीं है, परंतु यह एक भौतिक गुण है। ठीक है ना। अब भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, सदिश। ठीक है। सदिश से पहले हम लोग अदिश के बारे में जाने, क्योंकि अदिश जो है वो ज्यादातर हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, अदिश राशियां। और दूसरा हो गया सदिश राशियां। ठीक है ना। दो राशियां हो गई, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां या अदिश राशियां क्या होती हैं? तो पहले ही मैंने बताया ये भौतिक राशियों के को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। नाम से ही क्लियर है, अदिश मतलब कि जिसकी दिशा ना हो और सदिश मतलब जिसकी दिशा हो। और इस बात को समझना है तो मैं बार बार बोलता हूं कि भौतिकी को समझना है तो अपने आसपास की चीजों से समझने की कोशिश करिए। किताबों के थ्रू आप समझेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। देखिए, अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो एक हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स, one is scalar, another is known as vector quantity. So scalar quantities are those physical quantity which has magnitude only, but the vector quantities are those physical quantities which has magnitude as well as direction. ठीक है ना। तो समझिए, अदिश राशियां वह राशियां हैं जिनके पास सिर्फ परिमाण है। क्या है?
सिर्फ परिमाण है, जबकि सदिश राशियां वह राशियां हैं जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। अब ऐसी कौन सी राशि, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछता है कि आपके घर से आपके पास आसपास जो भी मंदिर होगा तो उसकी दूरी कितनी है, आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो भी होगा उतना बोलेंगे। वो क्या हो गया? ये एक सदिश है या अदिश है? आप यहां पे बता क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ परिमाण बता रहे हैं कि मेरे घर से पास वाले मंदिर की जो दूरी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, जो भी है। अगर आपसे कोई पूछता है, आपके घर पे आकर के आपसे पूछता है कि भैया मंदिर किधर है, तो आप क्या करेंगे? अब यहां पे आप बताएंगे कि भैया इस दिशा में, इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर दूर मंदिर पड़ता है। आप इस तरह से चले जाएंगे और आपको सामने मंदिर दिखाई देगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब आपसे कोई पूछा कि कितना दूर है, तो आपने क्या बताया? आपने सिर्फ और सिर्फ परिमाण बताया, यहां तक कि आपने दिशा के बारे में कोई बात ही नहीं की। लेकिन जब आपसे पूछा कि किधर है, ठीक है ना, तो आपने क्या बताया? परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताया कि हाँ भाई परिमाण भी है, 3 किलोमीटर यहां है और इस दिशा में है। कहने का मतलब समझ रहे ना, कि इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी को भौतिक राशि बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो दो चीजें बता सकते हैं, या तो सिर्फ परिमाण, क्योंकि वो सिर्फ परिमाण पूछ रहा है, और या तो परिमाण के साथ दिशा पूछ रहा है। तो जिन भौतिक राशियों को बताने के लिए, यानी कि कितना दूर है, डिस्टेंस पूछता है, तो डिस्टेंस एक तरह से क्या हो गया, एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसको बताने के लिए आपको दिशा का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि किधर है, यानी वो पोजीशन पूछना चाह रहा है, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यही रीजन है कि आप जब पूछा है कि मंदिर किधर है, तो इसके लिए आपने क्या बताया कि मंदिर 3 किलोमीटर दूर और इस दिशा में है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको वहां पे दिशा का ज्ञात होना भी आवश्यक है। तो कुछ ऐसी भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसा है, जैसे आपको स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी में आपका हो गया लेंथ, मास, टाइम, ठीक है ना। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी which do not required any kind of direction information, ठीक है ना। यानी कि दिशा से संबंधित किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को ये इनसे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो, अगर हम लोग लेंथ, मास, टाइम की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिनको सिर्फ स्केल पे मेजर करके बताया जा सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि जिसका दिशा नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। यानी जो भौतिक राशियों को बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो एक क्या है, अदिश राशि हो गई, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, वेट, ये सारे क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम, ये सब क्या आ जाएंगे, अदिश राशियां आ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम बोले कि सदिश राशियां क्या होती हैं, तो सदिश राशियों में आ गया आपका बल, ठीक है ना, फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, संवेग, वेलोसिटी, ठीक है, पोजीशन, स्थिति, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये हो गया, बल, संवेग, वेग और स्थिति, ये सारे क्या है, सदिश राशि हैं। यानी कि अच्छा, सदिश और अदिश राशियों की एक सबसे बड़ी बात यह है कि सदिश अदिश राशियों को अगर आपको गणना करना है और उनसे दूसरी राशियों को निकालना है, तो ये समझिए कि इसके लिए आप सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। अलजेब्रा आप जानते होंगे, जो हम लोग जनरली जोड़ते घटाते हैं, जिस तरह से, जैसे 3 और 4 कितना हो गया। अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि आपका भाई, आपके मम्मी ने बोला चीनी लाने को, तो मम्मी ने क्या किया, दोनों भाइयों को बोल दिया कि बेटा चीनी नहीं है और चीनी लेके आओ, ठीक है। आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप हैं तो आप भी चीनी लेके चले गए 3 किलो, आपका भाई है वो भी सुनाई दिया, वो भी लेके चला गया 2 किलो। तो अगर दो भाई, अब मम्मी क्या करेंगे, भाई दोनों लेते आए, बहुत अच्छी बात है, तो दोनों को क्या कर दिया, किसी एक ही डिब्बे में डाल दिया। तो उस डिब्बे में कुल चीनी कितना है, 5। क्या कोई और आंसर हो सकता है क्या? कोई आंसर नहीं हो सकता है, कभी इसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। 5 तो 5 ही होगा। ये निर्भर नहीं करता है कि हाँ दुकानदार उल्टा लटक के तौला है या सीधा तौला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या हो गया कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी आप करेंगे, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जब इनको गणना करना होगा तो आप सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, मम्मी क्या कर रही हैं, कह रही हैं कि बेटा जरा टेबल इधर से इधर कर दो, ठीक है ना, और दोनों से कह दिया। अब क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, दोनों उस पे बल लगा रहे हैं। अब देखिए, टेबल में त्वरण जो है वो बल पे निर्भर करेगा,
और या किधर किस दिशा में जाएगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे में अगर दोनों भाई बल लगा रहे हैं तो पहली बात उस पर टोटल बल कितना लग रहा है। मान लीजिए आपका टेबल है, इस टेबल पे राम जो है वो भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और श्याम जो है वो भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, समान दिशा है। अच्छा मैंने बोला है, मां ने बोला था बल लगाने को, अब दोनों बल लगा रहे हैं, ठीक है, देख नहीं रहे एक दूसरे को, मान लेते हैं देख नहीं रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि वो अंधे हैं, ठीक है ना, एक करण है और दूसरा क्या है, अर्जुन है। अब ऐसे में करण क्या कर रहा है, उसी दिशा में बल लगा रहा है जिस दिशा में अर्जुन भी लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस पर दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन यह भी तो संभव है कि जो अर्जुन है, यह भी संभव है कि जो अर्जुन है वो क्या कर रहा है, वो बल इस दिशा से लगा रहा है 2 न्यूटन का, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो इस पे कुल बल होगा वो घट जाएगा। अच्छा ये भी तो संभव है कि अर्जुन ना तो सामने से लगा रहा हो ना विपरीत दिशा से लगा रहा हो, ये ऐसे लगा रहा हो, देखिए ऐसे लगा रहा बल। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा, ठीक है ना, जो कुल बल लगेगा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, यानी ना तो इस पे लगेगा ना इस डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे तरीके से हम लोग इसका निकालना पड़ेगा। यानी कि यहां पे क्या है, 4 + 2 बार बार आपका 6 नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई एक ही वस्तु पर दो अलग अलग व्यक्ति बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर कुल लगने वाला बल इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों व्यक्ति किस दिशा में बल लगा रहे हैं। यानी कि यहां पर आपको गणना करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसी राशियां जिनको गणना करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है उनको भी आप सदिश बोल सकते हैं। और यहां तक कि आप ये कह सकते हैं कि सदिश राशियों को गणना करने के लिए हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। तो दो अलग अलग अलजेब्रा हो गया, दो अलग अलग राशियां हो गई। अच्छा कुछ ऐसी राशियां भी हैं जो राशियां लगती स्केलर हैं, वेक्टर हैं, पर होती स्केलर हैं। जैसे आपको बताऊं कि करंट, विद्युत धारा आप जानते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। अब ऐसे में आपको ये लगेगा कि भाई विद्युत धारा की दिशा होती है, इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा के साथ पास परिमाण भी है और दिशा भी है, ठीक है ना। लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मान लेते हैं कोई ऐसी विद्युत धारा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, आप बताइए इनके बीच में चाहे कोई भी कोण बनता हो, कोई भी एंगल बनता हो, इनका जो कुल जो नेट यहां इस वाले वायर में करंट होगा वो कितना होगा। इतना तो आप पढ़े ही हैं, इतना तो विद्युत धारा जानते ही हैं कि दोनों करंट आपस में जुड़ जाएगा और यहां पे 6 एम्पियर आएगा और इसके सिवा कोई आंसर नहीं है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस अलजेब्रा में आप कोड का भी इस्तेमाल करते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सीधे सीधे 4 और 2 को जोड़ करके 6 बता रहे हैं। आप ये थोड़े देख रहे हैं कि उन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, देख रहे हैं क्या इसके बीच में आपसे मतलब है, नहीं। यानी कि ये सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं। अच्छा टेंसर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन टेंसर के बारे में बताया नहीं जाता। देखिए टेंसर जो है ना वो आपके बीटीई की बोर्ड में नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि टेंसर, अच्छा कुछ होंगे जो सोचेंगे कि सर टेंसर के बारे में बताएं, भाई टेंसर है फिजिकल क्वांटिटी। ये ऐसी भौतिक राशियां होती है जो अलग अलग दिशा में इनका मान अलग अलग होता है, लेकिन ऐसी भौतिक राशियों के बारे में बीटीई बात नहीं करता है। ये जब आप हायर स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको टेंसर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, उसकी आपको बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दो तरह की राशि हो गई, एक अदिश राशि हो गई और एक सदिश राशि हो गई। अदिश राशि को गणना करने के लिए किसी भी तरह के कोड की आवश्यकता नहीं है, या सिंपल अलजेब्रा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सदिश राशियों को गणना करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रा होता है जो इससे थोड़ा डिफर होता है, ठीक है ना। या फिर इसी का उल्टा हम बोल सकते हैं जिन भौतिक राशियों को सिंपल अलजेब्रा से गणना किया जा सकता है वो सदिश राशियां हैं, और जिनको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से गणना करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। पहला वाला क्या हो गया, अदिश राशि, ये क्या हो गया, सदिश राशि। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के आपको ये बातें समझ में आ गई।
सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे, अदिश की बात तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अदिश की बात तो हम हमेशा करते हैं। अदिश को सिंपल अलजेब्रा तो आपको पता ही है, मैंने बोला है सिंपल अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, आपको सिंपली जैसे आप लोग अब तक करते चले आए हैं वैसे ही करना है। लेकिन अदिश सदिश राशियों के लिए जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि कैसे वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात, सदिश राशि कितने तरह की होती है। सदिश राशि, ठीक है, या सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं, सदिश राशि पढ़ने के बजाय अब हम लोग सदिश पढ़ेंगे। ठीक है, सदिश क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे क्या, वेक्टर। ठीक है ना, सदिश मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स, जिससे हम लोग किसी भी सदिश राशियों को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है ना, तो ये वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला वेक्टर अगर हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश, क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। फिर हम लोग बात करेंगे किसका, दूसरा एक हो गया, एक तो हो गया इकाई सदिश, दूसरा क्या हो गया, लंब कोणीय इकाई सदिश। लंब कोणीय इकाई सदिश। ठीक है ना, जो लंब कोणीय इकाई सदिश होता है वो क्या होता है। तो अगर हम लंब कोणीय इकाई सदिश की बात करेंगे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो क्या होता है कि तीन एक्सिस होती है। अब तीनों एक्सिस पे, ये एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, और एक हो गया वाई एक्सिस, और एक हो गया आपका जेड एक्सिस। इन तीनों पे जो इकाई सदिश हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखो इकाई सदिश का काम क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर आपसे पूछा था कि मंदिर किधर है, तो आपने बोला कि सर यहां से 3 किलोमीटर इस दिशा में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में आपने क्या बोला है, आपने जो हाथ दिया है कि हाँ इस दिशा में, ये हाथ कहां तक दिया है, बस एक अपना जितना भी है उतना आपने हाथ को दिखाया कि हाँ भाई इस तरह से। ऐसा तो नहीं ना कि इस हाथ को लंबा करके वहां तक पहुंचायो, मंदिर तक पहुंचायो, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो यही यूनिट वेक्टर है। ये जो मेरा हाथ है ना, ये यूनिट वेक्टर जो बताता है कि डायरेक्शन किधर है, क्योंकि परिमाण तो आपने बता ही दिया कि 3 किलोमीटर है। अब आपको बताना क्या है, डायरेक्शन ही तो बताना है। जो सदिश का कार्य है वो सिर्फ, यानी वेक्टर्स का जो काम होता है वो क्या होता है कि डायरेक्शन को बताना। ठीक है ना, तो परिमाण भी बताते हैं, परिमाण उसकी लंबाई से प्राप्त करते हैं, और डायरेक्शन क्या करते हैं, डायरेक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पता करना होगा तो आप परिमाण बताएंगे तो है नहीं। अगर आपसे बोलता है कि सिर्फ दिशा बताइए, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप यूनिट वेक्टर तो देंगे ना कि सर इधर है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कितना दूर है, ये मत बताइए, आप बस बताइए कि किस दिशा में है, यानी आपको स्पेसिफाई कर दूं अगर कि दिशा की आपको बताना है सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बताएंगे, सर इस दिशा में। ठीक है ना, एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर का भी यही काम है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, जिसका परिमाण एक हो और वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, दिशा बताता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। अब लंब कोणीय इकाई सदिश में कुछ और नहीं है। लंब कोणीय इकाई सदिश यानी कि जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, जिसमें हम लोग उसके इकाई को, यानी कि एक्स एक्सिस पर एक इकाई सदिश लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। ठीक है ना, वाई एक्सिस पर एक हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे यानी इकाई सदिश लेंगे, इसको बोलेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस पे क्या बोलेंगे, के कैप बोलेंगे। ठीक है ना, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो गया कि जब हम लोग एक्सिस को लेकर के और उसके इकाई सदिश की बात करते हैं तो उसको लंब कोणीय इकाई सदिश बोलते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है और परपेंडिकुलर होता है। आई जे के ये तीनों एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, यहीं से आया लंब कोणीय। ठीक है ना, तो लंब कोणीय इकाई सदिश मतलब कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या हो गया कि जिसमें तीन आप वेक्टर का एक सेट लेंगे जिसमें तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, जो एक्स वाई जेड को क्या करते हैं, क्रमशः निरूपित करते होंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे समान सदिश की। समान सदिश क्या होगा, यानी इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। देखो इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, जब दो वेक्टर का परिमाण व दिशा दोनों बराबर है। ठीक है ना, यानी कि परिमाण भी बराबर हो, परिमाण
और दिशा दोनों का दोनों बराबर हो, दोनों में से कोई एक भी अलग हुआ, थोड़ा सा भी अंतर, आप कहेंगे सर एक ऐसा है कि इधर 3 किलोमीटर ले लें, इधर 3 किलोमीटर ले लें, तो दोनों क्या बराबर हुए हैं, दोनों वेक्टर को बराबर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। दो वेक्टर, दो सदिश तभी बराबर होंगे या तभी समान होंगे जब दोनों का परिमाण व दिशा दोनों का दोनों बराबर हो, ठीक है ना। सिर्फ परिमाण बराबर होगा तब भी उसको हम लोग इक्वल नहीं यानी समान वेक्टर नहीं बोलेंगे, और सिर्फ दिशा होगा तब भी नहीं बोलेंगे। हमको परिमाण और दिशा दोनों ही इक्वल चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे उसको समान सदिश, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, समान सदिश को क्या बोलेंगे आप, इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। ये आ गया आपका इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग विपरीत सदिश की बात भी कर सकते हैं। विपरीत सदिश क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बीटी पूछता रहता है। विपरीत सदिश कि बताइए सदिश कितने तरह के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदिश कितने तरह के होते हैं, तो आप कुछ तो लिखेंगे उसमें, जितना ज्यादा आप थ्योरी जानेंगे उतना लिखेंगे, ठीक है ना। तो विपरीत सदिश, मुझे लगता है आर का मैंने सही स्पेलिंग नहीं किया है, चलिए इसको ऐसा करते हैं, ये हो गया विपरीत सदिश, ठीक है। तो विपरीत सदिश यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मेरा माध्यम है, जो मेरा मीडियम है वो प्योरली इंग्लिश है, लेकिन उसके बावजूद मैं एकदम से फर्स्ट ईयर के जितने भी लेक्चर है उसको चाहता हूं कि हिंदी में करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको हिंदी से, भाई हिंदी मैक्सिमम यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं, तो आप लोगों को मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम चूंकि होती है, आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको चलना तो इंग्लिश को लेकर के है ही, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आप एकदम से इग्नोर कर देंगे, लेकिन जितना आपको हिंदी शब्द अभी समझ में आएगा उतना इंग्लिश नहीं आएगा। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मैं इंग्लिश में बोलूं, हिंदी बोलने के बजाय अधिक से अधिक मैं क्या चाहता हूं कि मैं इंग्लिश में बोलूं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उल्टा बोल दिया शायद, मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी बोलूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। संभवतः मैंने उल्टा बोल दिया था इसके पहले। तो एक हो गया आपका इकाई सदिश, एक हो गया लंबकोणीय इकाई सदिश, एक हो गया समान सदिश, एक हो गया विपरीत सदिश। इसके साथ साथ जब हम लोगों को स्थिति बताना होता है तो इसके लिए हम लोग स्थिति सदिश का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। मैंने बताया स्थिति सदिश वही मंदिर वाला ही है, ठीक है, कि मंदिर किस दिशा में है उसकी आप स्थिति बता रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, स्थिति सदिश के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थिति सदिश के बाद क्या होता है, आपको बता दे विस्थापन सदिश हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। विस्थापन सदिश क्या हो गया, दो चीजों के बारे में, कितना विस्थापन हुआ ये बताता है। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि इकाई सदिश सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है, लंबकोणीय इकाई सदिश ये बताता है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पर उसका कितना दिशा के साथ साथ किस दिशा में है, वो कितना एक्स एक्सिस पे है और कितना वाई पे है, कितना जेड पे है। ये तीन सेट होता है, एक्स वाई जेड का एक्सिस का आई जे के। और उसके साथ समान सदिश की बात करें तो इक्वल सदिश में मैंने बोला है कि परिमाण व दिशा दोनों बराबर होना चाहिए। अपोजिट सदिश एकदम से उल्टा, परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा एकदम से विपरीत होगी, तो परिमाण बराबर है और दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। यहां वाले केस में परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगा, यहां पे परिमाण भी बराबर होगा और दिशा भी बराबर होगा। अगर हम लोग बात करें स्थिति सदिश की तो वो किसी की स्थिति बताता है, स्थिति में क्या होगा, दिशा के साथ साथ आप परिमाण भी बताएंगे। अब देखो यूनिट वेक्टर में आप क्या बताते थे, सिर्फ दिशा बताते थे, लेकिन स्थिति सदिश में आप क्या बताएंगे, परिमाण भी बताएंगे, दिशा के साथ साथ क्या बताएंगे, परिमाण भी बताएंगे। अब विस्थापन सदिश यानी कि जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, इसमें क्या होगा, देखो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली दो स्थिति के बीच का, मान लीजिए कि दो पार्टिकल, एक पार्टिकल है यहां से वो यहां चला गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है ना। ए से बी पे पहुंच अगर गया है तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक गया ना, गया कि नहीं गया। तो अगर यहां से यहां गया है तो हम लोग अगर ये वाला पता करना है तो ये पहले पता होना चाहिए। मान लीजिए इसका स्थिति सदिश R1 है
इसका स्थिति सदिश जो है मान लेते हैं कि इसका स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश R2 है, और ये विस्थापन सदिश जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं S, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं S, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो S की वैल्यू होगी, जो S की वैल्यू होगी, S का जो मान होगा वो कितना होगा, S का जो मान होगा वो R1, या फिर हम लोग पहुंचा कहां पे, R2 पहुंचा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है ना, R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो जो विस्थापन सदिश है वो उसका मान क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन था कि सदिश कितने तरह का होता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन लगातार पूछता है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको हल्के में एकदम से मत लीजिएगा। आप ये समझ जाइए कि हर एक वेक्टर के बारे में आपसे अलग अलग पूछ सकता है, या फिर क्या होता है एक तरह से पूछ सकता है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे विद्युत धारा क्या होगा, दिखती अदिश है, दिखती सदिश है लेकिन होती अदिश है। ऐसे ही प्रेशर यानी दाब की बात भी है। दाब जो होता है ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाब क्या है, एक भौतिक राशि, वो अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो देखो, दाब जो है ना, भले बल बटा क्षेत्रफल होता है, लेकिन ये एक अदिश राशि है। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि मैं यदि किसी वस्तु पर दाब लगा रहा हूं, ठीक है ना, 5 पास्कल का, और फिर मैंने 6 पास्कल और बढ़ा दिया इस दिशा में, तो दाब तो उस पर और बढ़ गया ना, उसका जो आयतन होगा वो तो और घटने लगेगा। इसका मतलब उस पे दाब क्या हो गया, और बढ़ गया। कभी दाब घटेगा क्या, किसी दाब लगाने से, मान लीजिए खली जो है वो ऐसे पकड़ के ऐसे दबा रहा है, ठीक है ना, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या करिए, जाइए उसी आदमी को ऐसे दबा दीजिए, तो आपको लगेगा कि क्या कम हो जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो दाब जो है ना वो जुड़ता चला जाता है, वो उसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, दो दाब, जैसे आप किसी भी वस्तु पे बोला गया 5 पास्कल दाब लग रहा है, फिर 3 पास्कल का और दाब लग रहा है, तो कुल दाब कितना लगा, तो सोचना ही नहीं है, 8 पास्कल, ठीक है ना। वहां पे दाब हमेशा क्या होता जाएगा, जुड़ते जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपका एक इंट्रोडक्शन था। इसके साथ साथ हम लोग अब नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, उस लेक्चर में हम लोग बेसिकली सारे तरह के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके साथ साथ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ वियोजन पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन, और कंप्लीटली गणनात्मक जो सदिश का हम लोग एनालिसिस करेंगे वो कहां करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, और आपसे जरूर बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए लगातार वीडियोस पाने के लिए। हम लोग काफी इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सही शब्दों में, सरल भाषा में चीजों को दे सके और आपकी भाषा में दे सके। इंग्लिश काफी आसान है, हम लोगों के लिए माध्यम हमारा इंग्लिश ही है, उसके बावजूद मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको इससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हिंदी भाषी होते हैं, उनको दिक्कत होता है। मैं इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी तरह से भाषा को हिंदी ही अभी रखता हूं। लेकिन हालांकि जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बातें पढ़ाऊंगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्या करूंगा, मिक्स करूंगा। हमारे चैनल पर जब आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी एक बहुत ही ऐसा सिस्टम मिलेगा जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में, आपके भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप उतने सक्षम नहीं है, मुझे समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे आप सक्षम हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, आप सब अपना अच्छा करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।